नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश, एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में। मैं ललित यादव अपनी आंतरिक सुरक्षा की एक मैराथन क्लास लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, एक देशभक्ति के जज्बे से भरी होने वाली क्लास है, जिसमें आप भारत के अंदर सेनाओं के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके द्वारा किए जाने वाले सैक्रिफाइसेस के बारे में, सुरक्षा एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके सैक्रिफाइस, उनके कार्य, उनके महत्व के बारे में आप जानेंगे। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत के अन्य देशों के साथ किस तरीके की समस्याएं और किस तरीके के मुद्दे वहां पर होते हैं, तो उन सब पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं। जो लोग मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल MA किया है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। MA में B.Ed किया है, CTET क्वालिफाइड है, JRF है, दोनों सब्जेक्ट से नेट JRF क्वालिफाइड है। इसके साथ ही MPhil किया है, MPhil में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, और PhD मेरी अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। अगर आपको फ्री PDF चाहिए यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस का, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। यहां पर आपको सारे फ्री PDF जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी फ्री PDF हैं सब आपके लिए यहां पर रेडी रखे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम जरूर याद रखिए, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पर मिलते हैं। सबकी इस बार अनअकैडमी पर अच्छा खासा रिजल्ट भी रहा है। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हम सभी टीचर्स की क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशन एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगे। अनलिमिटेड बार किसी भी क्लास को आप देख सकते हैं, नोट्स आपके घर पर पहुंच जाएंगे। अभी ऑफर चल रहा है, आज आखिरी दिन है ऑफर का, 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम एक रेफरल कोड लगाना पड़ता है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसमें कोड लगाना पड़ता है, तो वो कोड याद रखिएगा। उस कोड में आपको हमेशा LYLIVE यही अप्लाई करना है। अगर ये रेफरल कोड आप अप्लाई करते हैं तो फीस में डिस्काउंट तो होगा ही 20%। आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, जो कि आज तक अभी तक किसी को नहीं मिल पाती है, प्रॉब्लम वहीं पर आती है।
एग्जाम पास करने के लिए टीचर की पर्सनल मेंटरशिप होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं, किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं। वीडियो कॉल, फोन कॉल लगातार वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, पर्सनली मिलकर के भी जुड़े रहते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है, जब भी सब्सक्रिप्शन ले तो रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE। कहीं से भी कॉल आए, कोई भी कुछ भी बोले, उनको बोलना है कि कोड यही लगाना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी ले LYLIVE कोड से ले। आज के बाद केवल आइकॉनिक कोर्स पर ही नोट्स मिलेंगे। आइकॉनिक में आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाती है। EMI पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसमें आप महीना महीना करके कोर्स ले सकते हैं। 2 साल के कोर्स के साथ तीसरा साल फ्री है, तीसरे साल के साथ चौथा साल फ्री है। ये आपका वो है। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम जोश के साथ। काफी सारी चीजें हो गई हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। अब बढ़िया तरीके से बैठना है। आज हमारी कई सारी क्लासेस होने वाली हैं। ये क्लास खत्म होने के बाद, इस क्लास के ओवर होने के 1 घंटे के बाद ही हम IR की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाली क्लास जो है 8 बजे उसको प्रारंभ करेंगे। और मे भी हो सकता है 10 या 10:30 11 बजे के आसपास IR की ही एक और दूसरी क्लास भी हम स्टार्ट करें। तो आज रात भर तक आप मेरे साथ हैं और बहुत ही अलग अलग आयामों पर हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं मेरे सारे दोस्त जरा जोश दिखाएं, कैसे है जोश? हाउस द जोश, हाउस द जोश। आप जिंदा हैं कि नहीं? जोश है कि नहीं? हाउस द जोश। जोश होना बहुत जरूरी है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जोश। जितना आप में जोश होगा उतना ज्यादा आप भरे रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहना है। चलिए तो आज का टॉपिक है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज, इन सब के बारे में चर्चा करना। तो मैं आज बता देता हूं क्लास स्टार्ट होने से पहले यहां पर ही कि हम किन किन के ऊपर चर्चा करेंगे और क्या क्या कैटेगरी में हम उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के सैन्य बलों की। ठीक है, और उसको हम भारतीय सशस्त्र बल भी कह सकते हैं। ठीक है, उनके आपको मैं अलग अलग तरीके से समझा देता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सैन्य बल, जो भारत के सैन्य बल हैं। ठीक है, जो CAPF है, CAPF मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम अर्धसैनिक बलों की चर्चा करेंगे, अर्धसैनिक बल। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसी। तो सबसे पहले तो आपको इनके बीच में डिफरेंस, अंतर करना आना चाहिए कि ये क्या क्या हैं, कौन कौन होते हैं, किस तरीके से ये कार्य करते हैं। मूल रूप से हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो यहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता देता हूं कि हम किन किन के ऊपर चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो सैन्य बल के अंदर हम 3 बलों पर, भारत की जो थल सेना है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत की वायु सेना पर, भारत की जल सेना जिसको आप नेवी बोलते हैं। CAPF के अंतर्गत आप अगर हम बात करें तो यहां पर आते हैं CRPF, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ITBP, BSF, SSB, NSG, SPG। ठीक है, RPF। अर्धसैनिक बलों की बात करेंगे तो हम असम राइफल्स की बात करेंगे, असम राइफल्स। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय कोस्ट गार्ड। सुरक्षा एजेंसीज की बात करें तो हम यहां पर बात करेंगे IB की, इंटेलिजेंस ब्यूरो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। फिर उसके बाद हम बात करेंगे CBI। उसके बाद बात करेंगे NIA। उसके बाद करेंगे मल्टी एजेंसी सेंटर, MAC। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी है जो आपको जाननी चाहिए कि किस तरीके से डिवाइड है। आज के टाइम में अधिकतर समय सबको ये बोल देते हैं कि भारतीय सेना, एक गलत फहमी बनी हुई है भारतीय समाज के अंदर। देखें, उसका रीजन है कि शायद हो सकता है उनको चीजों के बारे में इतने डिटेल से ना पता हो। तो इन सभी कैटेगरीज को आमतौर पर सभी बोल देते हैं कि भारत की सेना में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अलग होते हैं,
भारत की सेना सैन्य बल होते हैं वो अलग होते हैं, अर्धसैनिक बल अलग होते हैं, इनके फीचर्स अलग हैं, कार्य अलग हैं, इनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण वो अलग है, इनकी भूमिकाएं अलग हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण अलग हैं। उन सब के ऊपर हम एक एक करके आज की क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे और बहुत ही मजेदार से, इंटरेस्टिंग से आपको कई सारे किस्से भी मैं यहां पर सुनाने वाला हूं, जिससे कि आपको इन चीजों के बारे में डिटेल में पता चल सके। एनी टास्क एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है, एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर, ये ए है, ठीक है, ये ए है। इसका मतलब यह है कि आप हमें कोई भी टास्क दो, हम वो टास्क करेंगे, किसी भी समय वो टास्क दो, हम किसी भी टाइम वो टास्क करेंगे, ठीक है। किसी भी जगह पर आप टास्क दो, हम वो टास्क पूरा करके दिखाएंगे। आप फिल्मों में डायलॉग सुनते होंगे ना कई सारे, कि जैसे साउथ की फिल्मों में हीरो डायलॉग मारते हैं, असली मर्द का बच्चा वो है जिसको कोई भी कहीं पर भी बुलाए, कभी भी बुलाए, किधर भी बुलाए, और उसको घर में घुस करके वहां पर जाकर के वो काम करके आए, एनी टास्क एनी टाइम एनीवेयर, है ना। तो वो उस तरीके का जो एक मोटो है वो वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो हमारे जो सीएपीएफ है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उनका संयुक्त रूप से मोटो यही है कि उनको कभी भी कहीं पर भी भेजा जा सकता है, किसी भी तरीके के कार्य के लिए भेजा जा सकता है, उनको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और किसी भी टाइम भेजा जा सकता है। उनको तैयारी, उनकी ट्रेनिंग इसी तरीके से ही की जाती है, ठीक है। और जो हमारे सीएपीएफ हैं, केंद्रीय सशस्त्र बल है, वो भारतीय सेना के साथ मिलकर के भी कार्य करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कार्य करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, सीएपीएफ हैं, उनकी स्थापना समय के साथ साथ हुई, परिस्थितियों के अनुसार हुई। एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि आजादी के तुरंत बाद हमने एकदम से बना दिया। कुछ परिस्थितियां ऐसे बनी जिन परिस्थितियों को जानने से पहले आपको एक बहुत बड़ा अंतर जानना जरूरी है कि भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सैन्य बल जो है, और केंद्रीय सुरक्षा बल सीएपीएफ जो है, उनके बीच में अंतर क्या है। तो वो अंतर डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि एक आम धारणा यह बन चुकी है कि सीएपीएफ को और हमारे सैन्य बलों को सब लोग एक ही जैसा समझ लेते हैं, सबको लगता है कि सेम ही है। ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम सशस्त्र बलों की बात करते हैं, भारतीय सैन्य बल की बात करते हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तो इनकी जो नोडल एजेंसी है या इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला जो मंत्रालय है, उसको हम बोलते हैं रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय जो है वो इनकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आप कह सकते हैं। इनका नियंत्रण, प्रशासनिक नियंत्रण जिसको बोलते हैं, वो रक्षा मंत्रालय का होता है। केंद्रीय सुरक्षा बल की अगर हम बात करते हैं तो ये गृह मंत्रालय जो है, ये इनका प्रमुख जो है प्रशासनिक नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा, गृह मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। इसीलिए आप जब देखते हैं भर्ती होती है, आप देखना भारतीय सशस्त्र बलों की भर्ती, आप सेना की भर्ती आप देखोगे तो एक तो सेना में सिपाही की भर्ती वो निकलती है, वो अलग से निकलती हैं। इसके अलावा आप देखोगे एनडीए, सीडीएस, उनकी तरीके भर्ती के टाइम आप देखोगे ना, तो क्या देखते हैं आप, एनडीए देखते हैं कि एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू ये जो भर्तियां होती हैं, जो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बोल लगते हैं, जिसको ल्यूटिनेंट बोला जाता है ना, तो वो पोस्ट आप यहां से निकलते हैं, इनके थ्रू आप लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है। सीएपीएफ की भर्ती जो है ये अलग से आप देखोगे तो गृह मंत्रालय निकालता है, और सीएपीएफ की भर्ती लगभग मेरे ख्याल आप देखोगे आमतौर पर आप में से मैक्सिमम लोगों ने दी होगी। एक भर्ती निकलती है जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, इन सब तक की पोस्ट होती है, और एक पोस्ट निकलती है जिसको आप बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकतर बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देने भी जाते हैं। तो जो असिस्टेंट कमांडेंट बनता है वो इन्हीं केंद्रीय सुरक्षा बलों में, ठीक है, सीएपीएफ जो है उनके अंदर वो असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, ठीक है। यहां पर अलग नाम से पोस्ट होती है, यहां पर अलग नाम से पोस्ट होती है। गृह मंत्रालय इनका कंट्रोल नियंत्रण करता है। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर है भारत की सेनाओं के, ठीक है। ये चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बेसिक चीजें यहां पर पता होती रहेंगी, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं, प्रकृति की बात कर लेते हैं, नेचर की बात कर लेते हैं। तो इनका जो नेचर है ये बाहरी सुरक्षा का है, ये बाहरी सुरक्षा पे ध्यान देते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो आंतरिक सुरक्षा पर इनका ज्यादा ध्यान या इनका फोकस रहता है। बजट की बात करते हैं तो रक्षा बजट में इनका अलग से प्रावधान होता है, अलग से बजट का प्रावधान होता है, ये ध्यान रखना, अलग से बजट का प्रावधान। बजट के अंदर इनके लिए अलग से एक रक्षा बजट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि इनके लिए अलग से पैसा दिया जाता है रक्षा बजट। यहां पर अलग से नहीं है कि सीएपीएफ बजट, इस तरीके का कोई भी बजट अलग से नहीं दिया जाता। अब मूल अंतर अगर आप देखोगे तो पुरस्कारों के मामले में आपको एक बहुत चीजों के पता चलेगा। आज के टाइम में भारत में जो भारत की जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं और जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं सीएपीएफ हैं, इनके कार्मिकों के बीच में कुछ मामलों को लेकर के मतभेद हैं। क्या क्या मतभेद है समझिए। सबसे पहले तो परमवीर चक्र जो भारत में वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो युद्ध के समय दिया जाता है, तो परमवीर चक्र जो है वो केवल सेना को दिया जाता है। परमवीर चक्र जो है केवल तीनों सेनाओं को, केवल इन तीनों सेनाओं को दिया जाता है, इनके अलावा नहीं दिया जाता है। सीएपीएफ में नहीं दिया जाता। यहां पर क्या है, परमवीर चक्र नहीं दिया जाता। ठीक है, इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि परमवीर चक्र के अलावा बाकी सारे जो चक्र हैं, जो अवार्ड हैं, वो सीएपीएफ को भी मिलते हैं, लेकिन परमवीर चक्र नहीं मिलता है। उसके पीछे का एक जो वो बताते हैं कि भाई परमवीरता जो दिखाई जाती है वो युद्ध के मैदान में दिखाई जाती है, और उसके पीछे वो तर्क ये देते हैं कि भाई भारतीय सशस्त्र बल जो है वो युद्ध के मैदान के बजाय आंतरिक मामलों में ज्यादा रहते हैं। सेना जो है वो फ्रंट रनर रहती है युद्ध के दौरान, तो ऐसे में परमवीर चक्र इनको दिया जाता है। हालांकि इस चीज को लेकर के डिस्प्यूट है। उसका डिस्प्यूट होने का रीजन ये है कि आज के टाइम में जो आंतरिक सुरक्षा के जो बल है सीएपीएफ जो है, उनमें भी इस तरीके की चुनौतियों का सामना वो करते हैं जितनी खतरनाक परिस्थितियां युद्ध के समय होती हैं। जैसे कि अगर आप बीएसएफ को देखोगे तो भारत पाकिस्तान सीमा पर है, तो युद्ध के समय वो भी उतनी ही भूमिका निभाती है जितनी सेना निभाती है। सीआरपीएफ की अगर बात करोगे तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के में जहां पर जब आतंकवाद का वो था, पंजाब में जब आतंकवाद का दौर था, आतंकवादी घटनाओं को रोकने में इन सब ने इतनी ज्यादा भूमिकाएं निभाई हैं कि पिछले 20 साल में, करगिल युद्ध के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो जितनी ज्यादा कैजुअलिटीज सीएपीएफ के अंदर हुई है, उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज जो है सशस्त्र तीनों सेनाओं में नहीं हुई है। ये इनका डिमांड है, ये बताया जाए, ये मानते हैं कि भैया लगभग बराबर से ही कैजुअलिटीज है। मतलब जिनकी मृत्यु हुई इनके कार्मिकों की, इनके जवानों की, अफसरों की, उनकी वहां पर मुठभेड़ के अंदर जब भी इन्होंने कार्यवाही की, उस समय जो कैजुअलिटीज हैं वो दोनों में लगभग बराबर सी हैं। अब वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा का मामला थोड़ा ज्यादा ज्वलंत होता चला गया है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां कुछ ज्यादा ही उठती चली गई है। बाहरी सीमाओं के स्तर पर अगर देखोगे तो अब युद्ध की सी परिस्थितियां इतनी नहीं है। हालांकि संभावना रहती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे, चीजों को जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतनी संभावना, इतनी कोई वो नहीं है कि युद्ध होगा। ठीक है, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है अब कि वो युद्ध कर ले। जब पहले जिसने छुटपुट घटनाएं कर ली। चीन के साथ संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों के पास परमाणु शक्तियां हैं, और भारत भी चीन को टक्कर देने वाली महाशक्ति ऑलमोस्ट लगभग बनता जा रहा है, और अमेरिका का भी साथ है। तो ये दोनों भी आपस में सीधे तौर पर तो टकराएंगे नहीं। तो अब हुआ क्या कि ये अभी सीधे तौर पर नहीं टकरा करके अलग अलग तरीके से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो आंतरिक रूप से कमजोर करने का जो लक्ष्य होता है पाकिस्तान और चीन का, वो ज्यादा आज के समय में खतरा उत्पन्न करता है। तो ये डिमांड करते हैं कि भाई परमवीर चक्र जो है वो हमें भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर शहीद का दर्जा आपने सुना होगा।
जब भी मुठभेड़ होती है, आतंकवादी हमला होता है, कुछ भी होता है, तो सैन्य बलों के कार्मिकों की जब डेथ होती है तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि वो शहीद हो गए। आमतौर पर सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको भी आम भाषा में लोग बोल देते हैं कि भाई वो नक्सली हमले में शहीद हो गए, लेकिन वास्तविकता में देखोगे तो शहीद के दर्जे को लेकर के फाइट अभी इनकी चल रही है। अभी प्रॉपर तरीके से, हालांकि इनको आश्वासन जरूर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि शहीद का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी भी शहीद का दर्जा ना दिया जा करके टेक्निकल लैंग्वेज में वो लिखते हैं वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, सैन्य यहां पर अगर मृत्यु होती है तो शहीद हो गए, यहां पर मृत्यु होती है तो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये एक अंतर आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि इसमें फर्क क्या है, तो इसमें मेन फर्क जो है वो ग्लोरी का फर्क है। ग्लोरी, सम्मान, प्रतिष्ठा, और उन सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ साथ दी जाने वाली सुविधाओं का भी अंतर है। हालांकि आज के टाइम में गृह मंत्रालय ने लगभग सुविधाएं थोड़ी सी ठीक ठाक सी बराबर सी कर दी है सीएपीएफ के लिए भी, सैन्य बलों के बराबर, लेकिन वो बराबर इक्वल नहीं है, उनके अधीन ही है। जैसे इनको दिया जाने वाला मुआवजा और अन्य सुविधाएं शहीद के बाद अधिक होती हैं, इनको भी सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन सैन्य बलों को तीनों सेनाओं के मुकाबले वो थोड़ा सा कम रहता है। तो ये बोलते हैं कि भाई हमारी चुनौतियां भी उतनी ही है, हम भी उतनी ही देशभक्ति के साथ कार्य करते हैं, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये चीजें जो है वो इक्वल कर देनी चाहिए। उसी चीज की जो है यहां पर डिमांड होती चली जा रही है। कई बार अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सुरक्षा बल एक ही सिक्के के दो पहलू होते हुए भी सुविधाओं के मामले में या मान्यता के मामले में एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता करते हुए पाए जाते हैं। विश्लेषण करें तो आपको ये चीजें, अगर आपने क्लास देखी है तो आप इन चीजों के बारे में बता पाएंगे कि क्या इनके बीच में मानसिक द्वंद्व जो है वो है। हालांकि मिलकर के कार्य जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत के सीएपीएफ की, जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं उनका। सबसे पुराना जो बल है, असम राइफल्स को अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत रखा जाता है। अर्धसैनिक बल जो है डिफेंस, वो पहले जितने भी सीएपीएफ के जो बल थे जो मैंने आपको बताया, उनको भी अर्धसैनिक बल ही कहा जाता था, लेकिन 2011 के बाद से उनको गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीएपीएफ का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, असम राइफल्स की स्थिति थोड़ी सी आप देखोगे मिक्स टाइप की है। सबसे पहली चीज तो एक तो ये कि भारत का सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वो असम राइफल्स है। 1833 में के लगभग इसकी स्थापना हुई। 1917 में इसको असम राइफल्स जो है का नाम दिया गया। ठीक, प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो तो गृह मंत्रालय करता है, लेकिन ये जो बल है ये भारत की सेना के साथ मिलकर के कार्य करता है। जो कार्यकारी नियंत्रण है इसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, वो जो है हमारी सेना का है। यानी कि दोनों तरीके की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, सीएपीएफ के भी गुण और भारत की सेना के भी गुण, इसीलिए इसको अर्धसैनिक बल जो है बोला जाता है। कार्यकारी नियंत्रण भारतीय सेना का, प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय का। जितने भी काम, जितने भी चीजें देखोगे तो भारत की सेना के साथ मिलकर के ये काम करते हैं। अब इनकी स्थापना क्यों हुई उस चीज को समझते हैं। अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो आपको याद होगा कि वो व्यापार करते थे। मैंने आपको पॉलिटी के अंदर कई सारे एक्ट्स पढ़ाए थे, और उन कई सारे एक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार था। वो सारा का सारा व्यापार अकेले ही करते थे, खूब पैसा कमाते थे। 1773 का एक्ट मैंने आपको पढ़ाया होगा, याद हो तो, है ना। देखिए 1773 का एक्ट पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के एकाधिकार को 1793 के एक्ट से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। फिर उसके बाद 1813 के एक्ट में
कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था वो समाप्त करके उसको केवल चाय और चीन तक सीमित कर दिया गया। चाय की और चीन की, क्योंकि उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा जो कमाने के साधन थे उस समय वो चाय के व्यापार से और चीन के साथ किए जाने वाले व्यापार से था। और 1833 के एक्ट में आते आते जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापार के ऊपर जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो समाप्त कर दी गई थी। क्योंकि उस टाइम तक ब्रिटेन के अंदर और भी कई सारे गुट खड़े हो गए थे, कई सारी कंपनियां आ गई थी और वो डिमांड कर रही थी कि भाई हम लोग भी तो इक्वल है, हमें भी उतना ही बराबर का अधिकार होना चाहिए भारत में व्यापार करने का जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के योगदानों को देखते हुए 1833 तक वो वहां पर व्यापार के मामले में फुल्ली, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट पोजीशन में रही, लेकिन 1833 के बाद उनकी स्थिति वहां से हटा दी गई। अब 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार जो था वो समाप्त किया गया, तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं ना एम्पायर, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करके गए थे। वो था चाय का व्यापार, बिजनेस, टी। और चाय तो आप सब लोगों की बड़ी फेवरेट होती है, आज भी आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। पढ़ते टाइम आपको चाय सभी लोग जो हैं खूब चस्के चटखारे ले करके पीते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग चाय का स्वाद ले रहे होंगे क्लास के साथ साथ। तो उन चाय के बागानों की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हुआ। तो उस समय ये महसूस किया गया कि यार जो हमलावर हैं उनसे बचने के लिए चाय के बागानों को सिक्योर रखना जरूरी है, क्योंकि इससे आमदनी बहुत ज्यादा होती है। तो उस टाइम के जो तत्कालीन चाय के बागान थे ना, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, तत्कालीन चाय के बागान, चाय के बागानों की सुरक्षा। तो इनके चाय के बागानों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थापना की गई थी। और उस टाइम भारत के अंदर वन और वन्य जीवों की तस्करी भी बहुत ज्यादा होती थी। तो वन और वन्य जीवों की तस्करी को भी रोकने का काम दिया गया कि भाई आप वन्य जो जीव हैं, है ना, वन्य जीवों की तस्करी जो है इसको भी रोकें। ये प्रमुख उद्देश्य थे। बेसिकली दो उद्देश्य उस टाइम जो स्थापना के समय थे। बाद में समय के साथ साथ चीजें और परिस्थितियां जो हैं वो बदलती भी चली गई। कैसे कैसे बदली उनको हम समझते हैं। सबसे पहले इनके मोटो को देख लेते हैं। मोटो में इनको सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है ना, उत्तर पूर्व के मित्र। असम राइफल्स को उत्तर पूर्व के मित्र कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वीरता, प्रतिष्ठा, त्याग, जो मेन मोटो है इनका, वीरता, प्रतिष्ठा, त्याग, वो आता है। उत्तर पूर्व का मित्र क्यों कहा जाता है, क्या चीज है, इस चीज को समझिए। आजादी के टाइम तक, आजादी के समय तक अपने वो सारे कार्य करते रहे जो कार्य ब्रिटिशर्स ने निर्धारित किए थे। अब आजादी के बाद असम राइफल्स को मुख्य कार्य जो दे दिया गया वो एक तो भारत और म्यांमार की सीमा की रक्षा करने का, ठीक है। तो अगर मुख्य कार्य की बात करें तो इनको भारत म्यांमार सीमा, क्योंकि देखिए मैं आपको मैप से दिखाता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैप्स हैं मेरे पास, ये मैप देखते हैं। इधर आ जाइए सब लोग। ये देखिए यहां पर म्यांमार है, ठीक है। अब इस म्यांमार के क्षेत्र में यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के साथ म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। अब ये म्यांमार वाला क्षेत्र ऐसा है जिस क्षेत्र में ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार, जाली मुद्रा का कारोबार बहुत ज्यादा होता है, ये यहां पर इस क्षेत्र के अंदर। तो इन सब क्षेत्रों से भारत के अंदर ड्रग्स को, नशीली चीजों को, हथियारों का, इनको पहुंचाने के लिए इसी म्यांमार और भारत की सीमा का सहारा लेते हैं तस्कर। अब ऐसे में असम राइफल्स, जिसमें आप देखोगे अधिकतर, सभी नहीं लेकिन अधिकतर जो जवान हैं, कार्मिक हैं, वो नॉर्थ ईस्ट
के क्षेत्रों के ही होते हैं, तो उनको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की ज्यादा अच्छी समझ होती है, ज्यादा बेहतर समझ होती है, वहां के लोगों के साथ बातचीत करने के, उनके साथ ऊपर पकड़ बनाने के स्किल्स उनके ज्यादा अच्छे होते हैं अन्य भारत के जो लोग हैं उनके मुकाबले। तो ऐसे में इस क्षेत्र के ऊपर, सीमा के ऊपर सबसे अच्छी सुरक्षा अगर कोई प्रदान कर सकता था तो वो असम राइफल्स ही कर सकता था। तो असम राइफल्स को भारत म्यांमार की जो ये सीमा है, इस सीमा की सुरक्षा की जो है इन्होंने वो दे दी कि भैया ये सुरक्षा करेगा कौन, असम राइफल्स करेगा। और पूर्वोत्तर का मित्र भी कहते हैं। पूर्वोत्तर का मित्र कहने का रीजन यही है कि पूर्वोत्तर ईस्ट में जितने भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी असम राइफल्स बहुत बेहतरीन कार्य करती है। बहुत ही वीर जवान होते हैं हमारे, और वहां पर वो कोशिश करते हैं कि उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर जिस भी तरीके के विद्रोह की समस्याएं हैं, या वहां पर कोई आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, या वहां पर असंतुष्टता की कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो उन सभी घटनाओं को असम राइफल्स जाकर के कोशिश करती है कि शांतिपूर्ण तरीके से भी सुलझाया जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना, उनकी समस्याओं को जानना, वो असम राइफल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से आता है। इसीलिए वो बहुत मददगार के तौर पर वहां पर सिद्ध होते हैं, और बाकी बाहरी खतरों से भी देश की सुरक्षा जो है यहां पर करते हैं, जो हथियार और बाकी चीजें आती हैं। तो लगभग 60 से 65 हजार, 63 हजार के करीब इनके पास, इनकी जो जनशक्ति है, इतनी इनके पास कार्मिक संख्या है। ठीक है। स्थानीय क्षेत्र में भारत के प्रति, सरकार के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न करना, ठीक है, यह कार्य भी आपको देखने को मिलेगा असम राइफल्स का। ठीक है, वहीं पर चलते हैं दूसरे पर। उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो विद्रोही कुछ समूह हैं और कुछ भारत के देश के जो दुश्मन हैं, चीन, और वहां से वो कोशिश करता है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वो अशांति फैला दे, वहां पर विद्रोह की भावनाओं को फैलाए, भड़काए। तो चीन और पाकिस्तान ये कोशिश करते हैं। तो उन कोशिशों को दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जरूरी है कि वहां के स्थानीय निवासियों में भारत की सरकार के प्रति जो है वो एक सकारात्मक विश्वास पैदा किया जाए। तो सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न करने में असम राइफल्स बड़ी भूमिका निभाती है, उनकी मदद करके वहां पर ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, वहां पर मेडिकल के कैंप लगाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी काम करते हैं। बहुत सारी चीजों में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में असम राइफल्स जो है आपको सक्रिय रूप से कार्य करते हुए देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भारत म्यांमार की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भारत की सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का काम भी असम राइफल्स जो है वहां पर करता है। अब असम राइफल्स को लेकर के एक मुद्दा बड़ा ही हाल फिलहाल में विवाद का बना रहा, और वो विवाद का मुद्दा क्या बना है, वो ये है कि सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, वो असम राइफल के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल करना चाहती है, उसको कंप्लीटली गृह मंत्रालय के अधीन रखना चाहती है। जबकि असम राइफल के कार्य की प्रवृत्ति इस तरीके से कि वो सेना के साथ मिलकर के कार्य करता रहा है। तो असम राइफल्स के मर्जर की बात की जाती है कि इनको सीएपीएफ में मर्ज कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ असम राइफल्स के जो कार्मिक हैं, ऑफिसर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इनका मर्जर, जो अधिकतर जो विवाद उठ कर गया, वो चाहते हैं कि इनका मर्जर जो है वो इंडियन मिलिट्री के साथ, भारत की सेना के साथ हो, ना कि सशस्त्र बलों के साथ हो, क्योंकि उनका कार्य की प्रवृत्ति और प्रकृति सब सेना के साथ करने की रही है। तो वो उसी तरीके की समस्याओं का सामना भी करते आए हैं। तो इस चीज को लेकर के एक काफी तनातनी की सी स्थिति बनी रहती है। सरकार के अपने तर्क हैं और असम राइफल्स के अपने तर्क हैं, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जल्दी ही ये मामला सुलझ जाए। उसके ऊपर और ज्यादा चर्चा ना करते हुए अगले उसके ऊपर चलते हैं, अगले बल के ऊपर। असम राइफल्स के बाद जो दूसरा सबसे पुराना बल है भारत का, उसको बोला जाता है सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये एक ऐसा बल है जिसको आप कह सकते हो कि मल्टीटास्किंग तरीके का बल है। भारत के अंदर कोई भी काम करवाना हो, वो काम सीआरपीएफ को दे दिया जाता है। चाहे फिर इलेक्शन में ड्यूटी लगनी हो, चाहे नक्सलवादी क्षेत्रों में जाकर के नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सामना करना हो, चाहे पंजाब के अंदर
जो ड्रग्स की व्यापार और उनको रोकना हो, कोई भी मामला हो, कहीं पर भी आप देखोगे तो सीआरपीएफ हर जगह मिलेगी। ये इस बल को तैयारी इस तरीके से किया गया है कि भैया कहीं पर भी भेज देंगे, कुछ भी काम दे देंगे। इसकी स्थापना भी जो है ना 1939 में हुई थी, 1939 में हुई थी, यानी कि आजादी से पहले ही हो गई थी। और उस टाइम इसको बोला जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, नाम बोला जाता है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसको कहा जाता था उस टाइम जब 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। मेन पर्पस क्या था स्थापना का? अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारत के अंदर, उनको आशंका हो गई थी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत जो है ना अपनी आजादी की मांग को तीव्र कर देगा, तेज कर देगा। ऐसे में भारत की उस आजादी की मांग को दबाए रखने के लिए, भारत के अंदर होने वाले विरोध विद्रोहों को दबाए रखने के लिए उनको जरूरत थी एक ऐसे बल की जो भारतीयों का ऐसे ही बना हुआ हो। तो चाहते थे कि भारतीय लोग ही भारतीयों को रोके, है ना, भारतीय विद्रोह को रोकने का काम भारत के ही लोग करें। तो आंतरिक दंगे फसाद, अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले विरोध विद्रोह, उनसे निपटने के लिए उस पर्पस से इन्होंने 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बनाई। लेकिन आजादी के बाद 1949 में 1949 में सीआरपीएफ एक्ट बनाया गया, ठीक है, और 1949 से इसका नाम जो है सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका प्रशासनिक नियंत्रण की हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ये काम करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जितने भी सीएपीएफ के जो प्रमुख पद होता है, प्रमुख का पद होता है, वो एक भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईपीएस बनते हैं, थोड़ा यंग एज में आईपीएस बनते हैं, तो आपको मौका मिलेगा कभी ना कभी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, इनके सबसे बड़ी पद पर जाने का। तो एक सीनियर वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर जो है वही यहां पर प्रमुख पद पर रहता है, ठीक है। तो स्थापना के कारण जो है, स्थापना के कारण वही है कि स्वतंत्रता से पूर्व जो रियासतें थी, जो रियासतें विद्रोह करती थी, राजनीतिक उत्तेजना, उनसे निपटने में ब्रिटेन की सहायता करना। तो इसको आप लिख सकते हैं, मुख्य कार्य स्थापना के कारण जो है वो कि रियासतों के विद्रोह को रोकना, और अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से जो राजनीतिक उत्तेजना थी उसको रोकना, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को रोकना। आम मोटा मोटी आप इसको इस तरीके से लिख करके कर सकते हैं। आजादी के बाद सबसे प्रमुख कार्य जो है सीआरपीएफ ने किया, मुख्य कार्य जो किया वो था दंगों से निपटना। जब हम आजाद हुए तो आजादी के टाइम भारत में सबसे बड़ी समस्याएं जो थी, विभाजन की जो समस्याएं थी, उनमें से एक प्रमुख समस्या सांप्रदायिकता की समस्या भी थी, दंगों की भी समस्या थी। भीषण मारकाट मचाई गई थी आजादी के बाद, जब भारत से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से लोग जब भारत आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में, परिस्थिति में देश में दंगों को फैलने से रोकने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय के दंगों को काबू करने में, कंट्रोल करने में सीआरपीएफ ने एक बहुत ही महती भूमिका, जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने निभाई। तो देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए इन्होंने कार्य किया। इनका जो मोटो है उसको बोला जाता है सेवा और निष्ठा, ठीक है, सेवा और निष्ठा। अगर आप मोटो लिखेंगे तो सेवा और निष्ठा, ठीक है, और निष्ठा ये दिखाया जाता है। अब दंगों से निपटने के आजादी के टाइम हुआ, उसके बाद सबसे प्रमुख कार्य जो सीआरपीएफ को छोड़ दिया गया वो है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, कानून एवं व्यवस्था।
भारत के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो राज्य का काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून एवं व्यवस्था को जब आप देखोगे तो ये मुख्य रूप से अगर हम बात करें ना, तो ये किसका वो होता है, राज्य का वो होता है, राज्य सूची का विषय है। आप लोग जिंदा है कि नहीं? अगर जिंदा हैं तो लाइक शेयर करते रहा करो यार। लोग, आप लोग लाइक शेयर पता नहीं क्यों नहीं करते। लाइक शेयर करते हुए आया करो धमाके से, ठीक है? लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम जो है वो तो राज्य पुलिस का होता है, स्टेट का होता है। लेकिन स्टेट्स जो है ना वो अपने अपने स्टेट में तो कानून व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन भारत में कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जो एक राज्य में ना होकर के कई सारे राज्यों में मिले जुले स्वरूप से हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, फिर से हम मैप के ऊपर चलेंगे और मैप को देखते हुए आपको ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मैप देखिएगा आप यहां पर। जैसे कि हर कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा है राज्य का, राज्य की पुलिस संभालेगी। लेकिन जो समस्या राजस्थान में है वो समस्या आपको उड़ीसा में थोड़ी मिलेगी। राजस्थान की समस्याएं आपको अलग तरीके की मिलेंगी, उड़ीसा की समस्याएं आपको अलग तरीके की मिलेंगी, ठीक है? छत्तीसगढ़ की समस्या आपको अलग मिलेगी, है ना? पंजाब की समस्या आपको अलग मिलेगी। एक जैसी कानून व्यवस्था की चुनौतियां नहीं है ना। यहां पर पंजाब के में जो सबसे बड़ी समस्या आपको मिलेगी कि पाकिस्तानी सीमा से तस्करी, घुसपैठ हो सकती है, वो चुनौती मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवादियों की चुनौती मिलेगी। तो ऐसे में कई सारे मामले ऐसे जो कई सारे स्टेट में एक जैसे, जैसे हम जो रेड कॉरिडोर बोलते हैं ना, रेड कॉरिडोर, लाल दर, जो इस तरीके का यहां से इधर तक आपको फैला हुआ देखने को मिलता है, जिसको आप रेड कॉरिडोर कहा जाता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिसको कहा जाता है। तो ये कई सारे राज्यों में एक जैसी ही समस्या देखने को मिलती है। अब ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए कोई एक ऐसा बल होना चाहिए ना जो इसके बारे में विशेष ज्ञान रखता हो, विशेष प्रशिक्षण रखता हो, हर तरीके की जानकारी रखता हो। तो सीआरपीएफ जो है इस तरीके का बल है जो इन सब चीजों में ज्यादा हेल्प कर सकता था। इसलिए आंतरिक सुरक्षा में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सीआरपीएफ बड़ी भूमिका जो है वो यहां पर निभाता है, ठीक है? चलिए इसको यहीं से देखते हुए चलते हैं। तो ये रहा, तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, दंगों को रोकना, भीड़ को रोकना, भीड़ नियंत्रण, है ना? भीड़ नियंत्रण, भीड़ का प्रबंधन, चुनावों के समय, इलेक्शन के टाइम निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना, ठीक है? नक्सलवादी क्षेत्रों को में मदद करना, आपदा के समय, है ना, आपदा के समय आपदा प्रबंधन में मदद करना। तो ये सारे के सारे मेन मेजर काम जो है वो आपको देखने को मिलते हैं सीआरपीएफ को। और ये एक ऐसा बल है जिसको आप एक तरीके से पूरे भारत में कहीं पर भी इसके जो जवान हैं उनको भेज दिया जाता है। जैसे कि आमतौर पर आप देखोगे ना कि कई सारे बल जो हैं वो विशेष तौर पर कुछ सीमाओं की ही रक्षा करते हैं, तो उन्हीं सीमाओं तक लिमिटेड रहते हैं, एक दो बटालियनों को छोड़ करके। पर सीआरपीएफ ऐसा है जिसको हर तरीके की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। मेरे दादाजी हैं वो रिटायर्ड हैं, वो भी सीआरपीएफ में कमांडेंट थे, तो कमांडेंट की पोस्ट से वो रिटायर हुए थे। तो वो हमें जब भी घर आते थे या अभी हमें सारे किस्से सुनाते हैं उस टाइम के कि किस किस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर उन्होंने काम किया। जम्मू कश्मीर में भी काम किया, ठीक है, उसके साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी काम किया। 1980 के दशक में जब पंजाब में बहुत तेज गति से उग्रवाद चल रहा था, तरन तारन और उन क्षेत्रों में जाकर के, तो उन आतंकवादियों को, उन उग्रवादियों को कंट्रोल करने के लिए वहां पर किस तरीके से कार्य किया, गोलियां खाई,
है ना, हमले हुए, चाकू लगे, तो सब निशान है उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर सब कुछ दिखते हैं उनके। तो वो सुनाते हैं, वो बताते हैं, तो समझ में आता है कि यार इतना मल्टी डायमेंशनल वर्क जो है सीआरपीएफ का रहा, है ना। इवन देखोगे तो इलेक्शन के टाइम भी सबसे बड़ी भारी संख्या में अगर ड्यूटी लगती है तो सीआरपीएफ वालों की लगती है, बाकियों की भी लगती है, लेकिन सीआरपीएफ की संख्या ज्यादा होती है। इसका रीजन ये है कि भारत का सबसे बड़ा सीएपीएफ जो है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है, ये सीआरपीएफ है, ठीक है। इससे बड़ी जनसंख्या, इससे बड़ी पॉपुलेशन कहीं पर भी नहीं है, सबसे बड़ा बल है। तो इसको आप लिख सकते हो कि भारत का सबसे बड़ा बल है किसमें, सीएपीएफ में। सबसे अधिक बटालियनें इसके पास है, कमांडो गोरिल्ला युद्ध के लिए भी तैयारियां होती हैं, है ना, कई सारी। इनके पास रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको आप आरएएफ बोलते हो, कई बार देखते हो ना आरएएफ, तो आरएएफ भी इन्हीं का ही एक विंग है, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप भी है, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप भी है। तो ये लगभग 3.25 से 3.5 लाख के बीच आसपास इसकी जनशक्ति है, 3.25 लाख के आसपास जो है जनशक्ति वाला विश्व का सबसे बड़ा बल जो है रहा है, आंतरिक सुरक्षा को टैकल करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं को देखने के लिए। तो ये इसकी भूमिका रही है। अब यहां से कई सारे प्रश्न भी आपके बन सकते हैं, हो सकता है कि अलग से ना आए, डायरेक्टली ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली सारी सशस्त्र बलों को लेकर के प्रश्न बनेगा, जिसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, सीआरपीएफ का काम आपने देख लिया, तो उसके बाद देखते हैं अन्य बलों की। अब देखिए, समझिए, अब होता क्या है, जब भारत और चीन उसका युद्ध होता है, ठीक है, 1962 में, 1962 में, तो उस समय ये महसूस किया गया कि यार भारत चीन के साथ हार गया। चीन ने बड़े ही मतलब दुर्दशा वाली कंडीशन में भारत को छोड़ दिया था। 1962 में क्या होता है कि चीन की तरफ से भारत के ऊपर लगातार आक्रमण की खबरें भारत के प्रधानमंत्री को मिल रही थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यूं लग रहा था कि चीन जो है वो केवल इस तरह थोड़ा सा नाराज है, बस वो युद्ध नहीं करेगा तो हमें हमारी तरफ से कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सारी आशंकाएं, जो सारी उम्मीदें थी, वो धरी की धरी रह गई और चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उसका रीजन ये था कि जो चीन है वो एक 5 फिंगर पॉलिसी पर चलता है। 5 फिंगर पॉलिसी मैं आपको मैप में दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, आप यहां पर पहले तो मैप देखिए, इस मैप के साथ मैं आपको एक 5 फिंगर पॉलिसी बना करके आपको दिखाता हूं। चीन कहता है कि जो ये चीन का ये हाथ है ना, ठीक है, चीन कहता है कि इसके हाथ का ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो है तिब्बत, ठीक है, ये हथेली जो है ये तिब्बत है, इसका मतलब तिब्बत उसका हिस्सा है। अपनी ये जो 5 उंगलियों के तौर पर ये बोलता है कि ये 5 उंगलियां जो हैं ये हैं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब यह है कि चीन का पहले से ही सपना रहा है भारत के इन क्षेत्रों में। देखो, जहां पर भी चीन की सीमा लगती है भारत के साथ, वो कहां लगती है, लद्दाख के साथ लगती है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ लगती है। तो वो लद्दाख को अपना क्षेत्र मानता है, इसीलिए 1962 के युद्ध में आप देखोगे अक्साई चिन नाम का क्षेत्र जो यहां से कब्जा किया, वो चीन ने इसके ऊपर कंट्रोल किया। अक्साई चिन युद्ध के दौरान उसने कब्जा किया, और कहीं क्यों नहीं किया, यहीं पर हमला करके कब्जा क्यों किया, क्योंकि वो उसकी 5 फिंगर पॉलिसी के तहत आता है। उसका सपना रहा है कि भाई लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश उसका है, वो मानता है। सिक्किम को बड़ी मुश्किल से उसने भारत के पूर्ण राज्य के दर्जे को स्वीकृति दी। काफी समय तक उसने सिक्किम को भारत का राज्य माना ही नहीं, वो तो बड़ी जद्दोजहद के बाद उसने सिक्किम को मान्यता दी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश को आज तक वो मान्यता नहीं देता है। आज तक भी उसका सपना यह है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन का है, उसका कहना यह है, वो दावा करता है चीन भारत के अभिन्न हिस्से के ऊपर। और लद्दाख के ऊपर अभी भी उस नजर गड़ाए हुए है, लेकिन अक्साई चीन कंट्रोल में आ गया वहां पर, तो बहुत ही एक मजबूती वाली स्थिति में आ गया है जो है ना चीन उस क्षेत्र में।
तो यहां पर अगर चीन की मौजूदगी है तो पूरे भारत के ऊपर वो, और रही सही कसर 1963 में 1963 में पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का एक क्षेत्र चीन को देख करके रही सही कसर उसने वो भी पूरी कर दी। तो यानी कि चीन अब भारत के बिल्कुल सर के ऊपर बैठा हुआ है, तो एक ऐसी कमांडिंग पोजीशन में है, जब भी युद्ध की परिस्थिति हो, समस्या हो गई, तो उस समय चीन को उसका फायदा मिलेगा। 1962 के युद्ध में हमने बहुत कुछ खोया चीन के हाथों, हमने हमारे क्षेत्र खोए, हमने हमारा सम्मान खोया, आत्मसम्मान खोया, मनोबल हमारा गिरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें कमजोर राष्ट्र माना जाने लगा। तो उस समय यह जरूरत महसूस हुई कि भाई भारत के पड़ोस में ना चीन एक स्थायी दुश्मन है, एक परमानेंट दुश्मन है, अब ये दोस्ती तो नहीं करने वाला, तो परमानेंट खतरे यहां से उत्पन्न होते रहेंगे और भविष्य में भी संभावना है कि चीन हम पर हमला ना कर दे इस क्षेत्र में। तो हमें हमारी और चीन की सीमा की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता है, जो केवल मुख्य रूप से भारत और चीन की सीमा को संभाले, क्योंकि भारत और चीन की सीमा बड़ी जटिल सीमा है, पर्वतीय सीमा है। कुछ जगह देखोगे तो पर्वतीय बर्फ से ढके हुए क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे इस तरफ में सारे के सारे, कुछ तरफ देखोगे तो झाड़ जंखाड़ है ना, कंटीले क्षेत्र, इस तरीके के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो वहां पर सिक्योरिटी के लिए एक अलग किस्म के बल की आवश्यकता थी। उस जरूरत को देखते हुए आईटीबीपी की स्थापना की गई। ठीक है, उस की जरूरत को देखते हुए इसको बोलते हैं, एक मिनट, ये बार बार यार ये चेंज करना पड़ता है ना आपके लिए मैप दिखाने के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं आईटीबीपी। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में 1962 में इसकी स्थापना हुई। प्रशासनिक नियंत्रण जो है इसका गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, होम मिनिस्ट्री। इसके अध्यक्ष भी जो है प्रमुख है वो एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर होते हैं, यानी कि आप में से ही कोई एक ना एक दिन जब आईपीएस बनेगा तो आपको भी यहां पर इनको संभालने का, अध्यक्षता करने का मौका मिलेगा। स्थापना करने का जो प्रमुख कारण था तो वो भारत चीन युद्ध जो था, भारत चीन युद्ध के खतरों से निपटना। इस बार भारत तैयार हो गया था। आप देखिए 1962 के बाद से चीन भारत पर हमला करके वैसा हमला अटैक क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण आईटीबीपी भी है, क्योंकि अब हम हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैयार थे ऑलरेडी पहले ही, चीन की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आप देखना कि आईटीबीपी ने उस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां के स्थानीय लोगों में भारतीय सरकार के प्रति विश्वास जगाने के लिए, ठीक है, उनको बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए। इसके अगर मोटो की बात करें तो मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, है ना। अलग अलग मोटो आप लिख लें, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा इसका जो है मोटो देखने को मिलता है। अब इसके मुख्य काम जो है वो भारत चीन सीमा की सुरक्षा करना है। ठीक है, भारत चीन सीमा, इसमें कौन सा एरिया आ गया, खास करके तिब्बत वाला एरिया आ गया, की रक्षा करना है। सबसे प्रमुख कार्य यही है, उस क्षेत्र में सीमा पर अतिक्रमण का पता लगाना, उन अतिक्रमण का विरोध करना, यह कार्य है। वहां की जो जनता है, उस क्षेत्र की जनता में चीन की तरफ से लगातार गलत तरीके से भारत विरोधी प्रचार कराया जाता है। चीन जो है ना कौटिल्य की चालों से कुछ ज्यादा ही सीखा हुआ है लगता है। वो कोशिश करता है कि भारत के अंदर ही समस्याएं उत्पन्न कर दी जाए। तो वो ये कोशिश करता है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो चीन और भारत की सीमा के साथ लगे हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में वहां के स्थानीय लोगों को वो भड़का दे, दुष्प्रचार करे, उनको ये दिखाए कि देखो कि भारत के तुम लोगों के साथ कैसे भेदभाव करता है, कैसे तुम्हारी जिंदगी खराब कर रखी है। तो उस दुष्प्रचार को रोकने का, टैकल करने का जो काम जो है, जिम्मा जो है वो आईटीबीपी के पास है। तो वो वहां की स्थानीय जनता है उसमें सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। ठीक है, जो स्थानीय जनता है ना, स्थानीय समाज है या जनता है, उसमें सुरक्षा की भावना
इसको मजबूत करने का काम जो है वो करता है। तो ये तो हो गए इसके प्राइमरी वर्क, प्रमुख कार्य। गैर कानूनी जो है घुसपैठ, वहां पर रुकना, सीमा पार से तस्करी, इस तरीके के अपराध जो है उनको रोकना, है ना, ये सारे के सारे काम जो है रहता है। इसके साथ साथ देश में शांति व्यवस्था के कायम करने में भी इनको भूमिका दी जाती है, अलग अलग आपदा प्रबंधन के में खास करके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अलग तरीके के आप देखोगे ना, भूस्खलन, हिमस्खलन, इस तरीके की समस्याएं बहुत होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे पहाड़ का एक टुकड़ा निकल कर गिर गया, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा निकल करके नीचे गिरा, तो आपदाएं उस क्षेत्र में बहुत आती है, बादल का फटने जैसी घटनाएं। तो उन आपदाओं से निपटने में आईटीबीपी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपदा प्रबंधन में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब आपको जानकर के एक आश्चर्य होगा, लगभग 90,000 से 1 लाख के करीब इनके पास जो है कार्मिकों की संख्या है ना। पूरी की पूरी भारत चीन सीमा की सुरक्षा करता है, ठीक है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 सीमाओं के ऊपर पहले असम राइफल्स जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, लेकिन वर्ष 2004 के बाद से असम राइफल्स को केवल एक सीमा, भारत और म्यांमार सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई, और आईटीबीपी को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो सीमाएं थी वहां पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी भारत चीन सीमा, जिसमें तिब्बत भी शामिल है, उसकी सुरक्षा का दायित्व जो है वो आईटीबीपी के पास है। और यह ध्यान रखिए कि आईटीबीपी के जो कार्मिक हैं वो, उनमें अधिकतर लोग जो है ना वो आपको मिलेंगे स्कीयर, जो आइस स्की करना जानते हैं, पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ना जानते हैं। अगर आपके स्किल्स हैं ऐसे कि आपको पर्वत चढ़ने में मजा आता है ना, आपको स्कीइंग करने में मजा आता है, आप एक्सपर्ट है उस मामले में, तो आईटीबीपी में बहुत अच्छा भविष्य आपका रहेगा। आपको वहां पर समस्या नहीं आएगी जॉब करने में, क्योंकि आईटीबीपी जिन क्षेत्रों में काम करती है उन क्षेत्रों में इसी तरीके की चुनौतियां हैं। तो ऐसे में पर्वतारोही और स्कीइंग करने वाले लोगों की डिमांड रहती है। तो अगर आप ऐसे हैं तो आपको वहां पर बहुत अच्छी पोस्ट और बहुत अच्छा काम जो है आपको मिल जाएगा। तो अधिकतर विशेषज्ञ जो है यहाँ पर पर्वतारोही और स्कीयर्स को प्राथमिकता दी जाती है। 1962 के युद्ध के बाद से ही आप देखोगे अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत चीन के बीच में जो गतिरोध चलता है, उस गतिरोध को दूर करने में, उससे भारत की सीमा की सुरक्षा करने में आईटीबीपी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो स्थायी उसके वो, अब ये तो हुआ। अब इसके बाद होता क्या है, ये समझ में आता है कि यार कि चलो हमने भारत चीन सीमा की तो कर ली। उस टाइम तत्कालीन समय में मतलब भारत और तिब्बत वाली सीमा की रक्षा के लिए आईटीबीपी को वो दे दिया गया था जिम्मा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की रक्षा असम राइफल्स करती थी, जो कि 2004 के बाद से आईटीबीपी को ही दे दिया गया। तो मान लेते कि यूं मान करके चलते कि भारत चीन सीमा जो है, जहां जहां भारत और चीन की सीमा का संपर्क है, वो वाला मामला आईटीबीपी ने संभाल लिया। लेकिन अब उसके बाद का क्या, चीन का खतरा जो है वो केवल भारत चीन सीमा तक तो है नहीं। अगर हम बात करें, चीन का खतरा तो भारत चीन सीमाओं के अलग से भी वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, मिलता है कि नहीं। आजकल चीन क्या करता है, चीन की कोशिश क्या रहती है, चीन की कोशिश यह रहती है कि वो भारत के आसपास के क्षेत्रों में, भारत के पड़ोसी देशों पर अपना कंट्रोल करे, और अपना कंट्रोल करके वहां पर उनके माध्यम से भारत के अंदर समस्याएं उत्पन्न कराए। तो भारत और चीन जो है ना, उन दोनों के बीच में, मैं आपको दिखाता हूं एक राज्य मैप में, फिर से दिखाता हूं, मैप पे चलते हैं। अब देखिए, ये इतनी सीमा, ये सीमा, ये सीमा, यहां तक तो आईटीबीपी आ गई, लेकिन नेपाल भी तो है भारत चीन सीमा के बीच में, भूटान भी तो है भारत चीन सीमा के बीच में। तो ये 2 बफर राज्य हैं, भू आबद्ध देश हैं, है ना। इन दोनों की सीमाएं भारत और चीन के साथ ही लगती हैं, ठीक है। तिब्बत के साथ लगते हैं, बेसिकली तिब्बत चीन का ही कब्जा मानता है, तो उसको हम उसी तरीके से लेकर के चल रहे हैं। कंप्लीट कब्जा, कंप्लीट प्रभुत्व जो है तिब्बत पे चीन का ही है। तो इन दोनों की सीमाएं लगती हैं। ऐसे में भारत उस समय बड़ा सतर्क हो गया। 1962 में जो हमने गलती की ना, चीन के ऊपर, चीन की जो हमने जो हमले की तैयारी पहले हमने नहीं की,
हम इस उम्मीद में रहे कि चीन नहीं करेगा, नहीं करेगा, बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाएगा, हमला नहीं करेगा, है ना। तो उस जो धोखा मिला, उस समय जो समस्या उत्पन्न हुई, उससे अब हम सतर्क हो गए थे, अब हम तैयार थे, अब हम आगे की सोचने लगे थे कि चीन जो है आईटीबीपी हो गई, उसके बाद अब वो नेपाल और भूटान के रास्ते से भारत के ऊपर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी वो जो 5 फिंगर पॉलिसी है, माओ की जो 5 फिंगर पॉलिसी थी, उसमें नेपाल और भूटान भी है। तो हमें आशंका थी कि जिस तरीके से तिब्बत के ऊपर उसने कब्जा किया, कभी ना कभी भविष्य में वो नेपाल और भूटान पर भी उसी तरीके से हमला करने की कोशिश करेगा, या हमला ना भी करे तो इनके ऊपर प्रभाव जमा करके इनके माध्यम से भारत की सीमाओं के अंदर यहां पर समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। तो हमें इन दोनों देशों के साथ जो हमारी सीमाएं लगी हुई है, इन सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी जरूरत थी कि कोई एक ऐसा विशेष बल हो जो केवल इन सीमाओं को डेडिकेटेडली रक्षा करे, किसी भी तरीके के बाहरी खतरे को अंदर ना आने दे। तो इस उद्देश्य से एसएसबी की स्थापना की गई, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। यहां पर चलते हैं, मैं अगले ही वर्ष 1963 में, 1963 के अंदर 1963 में एसएसबी की स्थापना कर दी गई। प्रशासनिक नियंत्रण इस पर भी गृह मंत्रालय का ही है, ठीक है। स्थापना के कारण वही था कि जो भारत के पड़ोसी सीमा है, भारत चीन के जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमाओं को मजबूत करना, है ना। देखो, चीन के साथ पड़ोसी देशों की सीमाओं का सुदृढ़ीकरण कर लीजिए, सुदृढ़ीकरण कर लीजिए, ठीक है, मजबूत करना। यानी कि इसका मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये भारत नेपाल एवं भारत भूटान सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो एसएसबी के पास है, और ये चीन के खतरे से बचाव का ही एक विस्तारित स्वरूप था। इस बार हम यथार्थवादी नीति के ऊपर चले, इस बार हम चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हुए चले। अब इसका गठन तो इसी उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य देखो, इसका मोटो सुनेंगे ना तो वही है, सजग एवं सचेत, ठीक है। अब एक चीज समझना है आपको, भारत नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा तो करता है एसएसबी। जब इसका गठन किया गया था तो मुख्य उद्देश्य यही था कि चीन की तरफ से आने वाले खतरों को रोका जाए। लेकिन भारत और नेपाल की अगर आप सीमाओं को देखेंगे, मैप के ऊपर लेकर के चलता हूं मैं आपको एक बार फिर से हम मैप पे चलते हैं, मैप देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मैप देखिए, भारत और नेपाल की सीमाएं जो यहां लगती हैं, खुली सीमा है, एकदम ओपन सीमा है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर एक आम नागरिक है और जो पहली बार उधर गया है, उसको यहाँ के क्षेत्र के बारे में अगर ज्यादा जानकारी नहीं है तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा मेरे दोस्त कि भाई ये कौन सी जगह पर आ गए, कहां पर आ गए, है ना। भारत और नेपाल एक जैसा सा लगेगा उसको, एक ही जैसी सी सीमा उसको लगेगी, क्योंकि नेपाल के साथ आप देखते हैं हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं, ठीक है ना। रोटी बेटी के संबंध बोलते हैं कि हमारे रोटी बेटी के संबंध है नेपाल के साथ। तो खुली सीमाएं हैं, डायरेक्ट एंट्री होती है, डायरेक्ट आ सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो, कोई वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है ना। तो इसका फायदा उठा करके जो संगठित अपराधी हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से, जो मैंने आपको इससे पहले करवा चुका हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध में करवा चुका हूं। बेसिकली संगठित अपराधी का अगर हम देखें तो आपने अगर गैंग ऑफ वासेपुर मूवी देखी हो या मिर्जापुर वेब सीरीज देखी हो तो उसमें वो जिस तरीके के काम करते हैं वो संगठित अपराध का एक हिस्सा है। यानी कि तस्करी करना, हत्या करना, फिरौती लेना, ड्रग्स हथियारों का कारोबार करना, मानव अंगों का व्यापार करना, ये सारे के सारे संगठित, जाली मुद्रा का व्यापार करना, ये सब के सब संगठित अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब
होने ये लगा कि भारत के अंदर अपराध करके वो लोग भाग करके चले जाते नेपाल के अंदर। चीन और पाकिस्तान वो नेपाल के रास्ते भारत में जाली मुद्रा, आतंकवादियों को प्रवेश कराना, हथियारों को भेजना, ड्रग्स को भेजने का काम वो करने लगे। तो अब जो एसएसबी का मुख्य काम जो रहा वो भारत, नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा तो करना है, साथ ही उन क्षेत्रों में बढ़ती हुई अवैध गतिविधियों को रोकना भी है। सीमावर्ती क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है, ठीक है, ये इनका तस्करी को रोकना है ना। तो अगर हम वहां पर चलते हैं तो वापस एक बार फिर से चलते हैं एसएसबी के ऊपर ही, यहां पर थे हम। ठीक है, तो भारत नेपाल की सीमा की रक्षा करना, तस्करी रोकना, सीमा पार के अपराधों को रोकना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एसएसबी का काम जो है वो रहा है। लगभग 78-80 हजार के आसपास जो है ये इनकी संख्या है, जो टोटल स्ट्रेंथ है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, तब इसका नाम विशेष सेवा ब्यूरो था, ठीक है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो उस टाइम कहा जाता था, एसएसबी। 2003 में इसका नाम चेंज किया गया और इसको सशस्त्र सीमा बल का जो नाम जो है वो दिया गया। एसएसबी पहले भी एसएसबी कहा जाता था, बाद में भी एसएसबी कहा जाता था, बस उनके नेम में चेंज हो गया। पहले इसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो कहा जाता था, 2003 के बाद सशस्त्र सीमा बल जो है वो नाम दे दिया गया, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं। एक और मुद्दा आता है बीएसएफ। इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों बोला जाता है? उन सब चीजों तक जाने से पहले जरा हाउस द जोश बताएं। हाउस द जोश, जोश कैसा है भाई मेरे दोस्त, जिंदा है कि नहीं? हाउस द जोश, मैं चाहता हूं जोश होना चाहिए, गजब का जोश भर भर के होना चाहिए। जरा हाई सर का आंसर आना चाहिए आप सबका। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, और नॉर्मली ये एरियाज आपको कोई ढंग से कंप्लीट कराता भी नहीं है। और जबकि आजकल यूपीएससी में यहां से सवाल बहुत आते हैं, जीएस के पेपर नंबर 3 में काफी क्वेश्चंस इधर से बनते हैं। बहुत बढ़िया, इसी हाई जोश के साथ आगे चलते हैं बीएसएफ को लेकर के। अब होता क्या है कि हमने आईटीबीपी बना ली, हमने एसएसबी बना लिया। तो उस टाइम हमें यह पता था कि, हमें लगता था कि यार पाकिस्तान जो है ना, ये तो छुटपुट सा गरीब सा राष्ट्र है, ये हम पर हमला नहीं कर सकता, यहां से कुछ खतरा नहीं है। यहां पर जो हमारी सेना जो रक्षा का काम कर रही है वो ठीक है, वही करती रहेगी, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सीआरपीएफ को भी उधर लगाया जाता था, ठीक है। तो हमें वहां से इतना ज्यादा आशंका महसूस नहीं हुई। तो हमने सारा का सारा ध्यान जो लगाया वो भारत चीन सीमा को मजबूत बनाने में लगा दिया। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है उसने देखा कि भाई 1962 में चीन ने भारत को हराया, बुरी तरीके से हराया, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अक्साई चीन का बहुत बड़ा क्षेत्र अक्साई चीन को ले लिया कब्जे में। तो ऐसे में चीन के रूप में पाकिस्तान को एक अपना मददगार मिल गया भारत के विरोध के लिए। तो इसीलिए उसकी चापलूसी करते हुए पाकिस्तान ने 1963 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो कि उसका है नहीं, कब्जा कर रखा है जबरदस्ती, बस बैठा है वहां पर, उस है हमारा ही क्षेत्र उसने चीन को दे दिया, थोड़ा सा एक ऊपर के क्षेत्र में, गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में। इसलिए दे दिया क्योंकि वहां पर परमानेंट अगर चीन आ गया तो कश्मीर का मुद्दा जो है वो फिर सुलझ पाना मुश्किल हो जाएगा। और चीन अगर वहां पर रहेगा, और चीन क्योंकि महाशक्ति था, भारत को हरा चुका था, तो ऐसे में भारत चीन से पंगा भी नहीं लेगा, ये सोच पाकिस्तान की थी। तो उसने एक क्षेत्र दे दिया चीन को। अब चीन से उसको मिलने लगी बहुत मदद मिलने लगी। और 1960 के दशक में, या यूं कहें कि आजादी के बाद से ही शीत युद्ध जब प्रारंभ हो रखा था, 1945 से शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, सोवियत संघ के रूप साथ साम्यवादी देश और अमेरिका के गुट में पूंजीवादी देश। अब उस समय शीत युद्ध के दौर में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में, जहां पर सोवियत संघ था, हमारे दक्षिण एशिया के बिल्कुल ऊपर सोवियत संघ था, ठीक है, अफगानिस्तान के ऊपर।
अब हालांकि वो 1991 के बाद विभाजित होकर के अलग अलग गणराज्यों में विभक्त हो गया, लेकिन उससे पहले ये जो आप देखते हैं ना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब, कजाकिस्तान, तान, ये सब सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। तो सोवियत संघ के बढ़ते हुई शक्ति को रोकने के लिए और उस क्षेत्र से जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ के ऊपर हमला करने के लिए, उसको वहां पर कमजोर करने के लिए, और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमेरिका को एक पिछलग्गू से राष्ट्र की जरूरत थी। अमेरिका को जरूरत थी कि कोई एक ऐसा देश मिले जहां पर वो अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर सके। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से मैप दिखाता हूं, मैप पे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये मैप देखिए। तब ऐसा देश, ये ऊपर जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर, यहां देखोगे तो ये सारे के सारे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब शुरू हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे सोवियत संघ का ही हिस्सा थे, और सोवियत संघ जो है अफगानिस्तान में अपना इंटरेस्ट रखता था, हित रखता था। तो ऐसे में अफगानिस्तान में सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए और यहां से सोवियत संघ के ऊपर हमला करने के लिए कोई एक देश की जरूरत थी अमेरिका को। अब उस टाइम भारत तो लोकतांत्रिक था, डेमोक्रेटिक था, और भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ अधिक था। तो भारत तो उसकी मदद करता नहीं, तो शुरुआत से ही भारत और अमेरिका की तनातनी चलती आई थी। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को पकड़ा। उसको दिख गया कि हाँ भैया, ये ही एक ऐसा देश है जिसमें ना तो लोकतंत्र है, कभी सेना आती है, कभी लोकतंत्र होता है, आपस में ही लड़ रहे हैं, और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मुद्दा है कि भारत से कश्मीर लेना, बस कि कश्मीर का ही मुद्दा है, बस इनके पास और कुछ मुद्दा है नहीं। और उस कश्मीर के लालच में ये देश कुछ भी करेगा, कुछ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब भी मैं देश का नाम लेता हूं तो यहां के नागरिकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा मतलब जो है उन नागरिकों से बिल्कुल नहीं है, वहां की शासन व्यवस्था से है, वहां की सत्ता से है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं भारत बोलता हूं तो मतलब भारत की सत्ता, भारत की शासन व्यवस्था। चीन बोलता हूं, चीन की व्यवस्था, चीन की शासन व्यवस्था। पाकिस्तान बोलता हूं तो पाकिस्तान की सत्ता, पाकिस्तान की शासन व्यवस्था, उसकी बात कर रहा हूं। नागरिकों के बारे में बात नहीं कर रहे। नागरिकों के साथ कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है, नागरिक बहुत अच्छे हैं, है ना। वो लोग लड़ाई झगड़ा, युद्ध नहीं चाहते हैं। कोई भी देश का नागरिक होगा वो युद्ध, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। ये सब राजनीतिक और सत्तावादी लोगों के कराधारा काम होता है। तो जब भी मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये मत समझना कि मैं उनके नागरिकों के लिए बोल रहा हूं, ये समझना कि उनकी सत्ता के लिए मैं बोल रहा हूं। तो अमेरिका को समझ में आ गया कि ये एक ऐसा देश है जो कश्मीर के नाम पर कुछ भी करेगा। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, पाकिस्तान को पैसा दिया, और यहां पर आकर के अपना अड्डा जमा लिया। अब चीन पाकिस्तान हो रखा था चौड़ा। पाकिस्तान चौड़ा क्यों रखा? कि विश्व के दो गुट, एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। साम्यवादी में चीन, वो भी पाकिस्तान का दोस्त, क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाला क्षेत्र, इतना सा क्षेत्र चीन को दे दिया। ठीक है, चीन भारत का दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त हो गया। कौटिल्य कहता है ना कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त है ना। आपके दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, लेकिन आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त, आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त। तो पाकिस्तान ने देखा कि भारत उसका दुश्मन और भारत का दुश्मन चीन, तो दुश्मन का दुश्मन चीन दोस्त हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका, वो भी भारत का दुश्मन है ना, तो दुश्मन का दुश्मन पाकिस्तान का मित्र हो गया। तो अमेरिका चीन दोनों की सह में आ गया। फिर कई बार कई सारे लोग होते हैं ना, कई सारे बच्चे होते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं, हीरो बनने लग जाते हैं एकदम, कि भाई कुछ भी थोड़ी सी पावर आते हैं, फिर बस लगता है कि जैसे वो जिम वाले लोगों की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। काफी सारे लोग जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। तो जिम में जाएंगे 2 3 4 5 दिन या हफ्ते भर या ज्यादा से ज्यादा महीने भर एक्सरसाइज करेंगे। हफ्ते भर के बाद ही उनको यूं हो जाता है बॉडी, यूं तैसो तण के चलने लग जाता। उनको लगता है जैसे उनसे बड़ा बॉडी बिल्डर कोई है ही नहीं, है ना। सिकड़ों से भी होंगे तो भी यूं चलेंगे, ये हाथ 2 किलोमीटर दूर यूं यूं, क्या मजाल की टच हो जाए ऐसे, ये हाथ रहेंगे ऐसे, है चेस्ट बाहर निकाल करके यूं कहीं चलेगा। देख किसी को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, रास्ते में चलते चलते कोई टकरा गया तो फिर देख नहीं रहा बॉडी बिल्डर। तो इस तरीके के जो वो पहलवान किस्म के ऐसे होते हैं ना, एकदम कुछ ही चीजों में उछल जाते हैं। तो पाकिस्तान की सत्ता उस समय उसमें थी। उसको लगा यार अमेरिका मेरे साथ है, चीन मेरे साथ है, उनके हथियार मेरे पास है, मैं तो पता नहीं क्या क्या कर लूंगा, है ना। तो वो सारी चीजें के ऊपर उसने क्या किया, उसने 1965 में 1965 में
उसने भारत के ऊपर हमला किया इस क्षेत्र में। ठीक है, उसको लगा कि चीन ने जिस तरीके से हमला करके एक्साई चीन ले लिया और बहुत सारा क्षेत्र ले लिया है ना, तो हम भी ले लेंगे। लेकिन इस बार वो भूल कर गया। इस बार उसको यह नहीं पता था कि भारत पहले से ही तैयार था। तो 1965 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को खूब पटखनी दी, खूब एकदम खदेड़ा, उसका काफी सारे क्षेत्र के ऊपर हमने कब्जा भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद हमें यह समझ में आया कि भाई हमारा एक परमानेंट दुश्मन नहीं, हमारे दो परमानेंट दुश्मन हैं, दो स्थायी शत्रु हैं। एक तो चीन हो गया, तो चीन की सीमा के लिए तो हमने आईटीबीपी और एसएसबी, उसके पड़ोसी देशों के साथ की सीमा के लिए एसएसबी बना ली। लेकिन एक और खतरनाक पड़ोसी है, उस खतरनाक पड़ोसी की सीमा के ऊपर भी रक्षा के लिए हमें एक अलग विशेष बल की आवश्यकता है। एक ऐसी फोर्स जो केवल भारत पाकिस्तान सीमा पर काम करे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा भारत पाकिस्तान का ही है। तो पाकिस्तान उस समय दो हिस्सों में था। ये पश्चिमी पाकिस्तान होता था, ये जो बांग्लादेश है ये 1971 में बना, लेकिन उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो इन दोनों क्षेत्रों की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक बल की आवश्यकता हुई, इसलिए बीएसएफ का उदय हुआ। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बीएसएफ जो है, यहां का गठन आपको अब देखने को मिलता है। ये उसका रीजन था बीएसएफ के गठन का। तो इसकी स्थापना की जाती है 1965 में। 1965 में प्रशासनिक नियंत्रण इस पर भी गृह मंत्रालय का है। इसके भी अधिकारी, प्रमुख अधिकारी एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर होते हैं। स्थापना का कारण है भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो युद्ध हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध की जो समस्याएं थी, उस समय जो तत्कालीन सीमा प्रबंधन की कमियां थी, है ना, उन सीमा प्रबंधन की कमियों को दूर करने के लिए इसका गठन किया गया। तो बेसिकली इसका मोटो भी देखोगे ना, तो मोटो भी बड़ा खतरनाक है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि मरने तक ड्यूटी करेंगे, वीरता से शौर्य से भरा हुआ वो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य इसको बोला जाता है। तो मुख्य रूप से कार्य जो है, तो अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सीमा एवं बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करना, यह जो है एक प्रमुख कार्य आपको देखने को मिलता है बीएसएफ का। अब बीएसएफ का कार्य जो है और ज्यादा जटिल हो जाता है। और ज्यादा जटिल होने का रीजन क्या है समझिए। भारत और पाकिस्तान की सीमा ऐसी सीमा है जो कि एक जैसी सी नहीं है। अलग अलग तरीके की सीमाएं आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग तरीके की सीमा का मतलब कि देखोगे कि एक जगह कच्छ का रण मिलेगा, है ना, दलदल सा मिलेगा, एक जगह एकदम पहाड़ियां मिलेंगी, एक जगह एकदम बर्फीली पहाड़ियां मिलेंगी, एक जगह पर पंजाब की साइड में आप देखोगे तो वहां पर खेत खलिहान मिलेंगे, झाड़ झंखाड़ मिलेंगे। तो एक जैसी सी बॉर्डर नहीं है, बहुत ही अलग अलग प्रवृत्ति के खतरे उस बॉर्डर पर देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश की तरफ जा ले जाओगे तो वहां पर जलीय तरीके के बहुत सारे वो देखने को मिलेंगे, झाड़ झंखाड़ मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में उस सिक्योरिटी के लिए आवश्यक था कि एक विशेष बल केवल इनके लिए तैयार किया जाए, तो बीएसएफ को बनाया गया। और बीएसएफ इन कठिन परिस्थितियों में कार्य करता है। सारी घुसपैठ करना जो है चीन पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ करना उन क्षेत्रों में काफी आसान रहता है, अगर वहां पर प्रॉपर सही तरीके से निगरानी ना की जाए। आपको मैं कुछ मूवीज बताता हूं, अगर घुसपैठ के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझना है तो आप वो मूवीज देखना। एक रिफ्यूजी मूवी है, अभिषेक बच्चन की है, वो गाना है ना उसमें, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद क्या इन्हें रोके, है ना, सरहद तो इंसानों के लिए है, सोचो कोई, इस तरीके से कुछ वो गाना है। तो वो उसमें इंसानों को उसमें वो दिखाता है कि अभिषेक बच्चन जो है वो इंसानों को ट्रांसपोर्ट करता है पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान। तो वो सीमाओं को किस तरीके से, कितनी आसानी से सीमा पार करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। बजरंगी भाईजान देखना, उसमें आप देखोगे सलमान खान जो होता है वो बार बार
नीचे से निकल करके पाकिस्तान की सीमा में घुस जाता है ना। तो ये काफी सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर सारे टाइम हर समय तक आप सुरक्षा करना, निगाह रखना संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में बीएसएफ जो है ये सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। तो जरूरत महसूस भी इसलिए, तो घुसपैठ को रोकना एक बहुत बड़ा काम है, वहां से जाली नोट, वहां से ड्रग्स की तस्करी को रोकना, और सबसे बड़ी मजबूत जरूरी चीज वहां के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको पाकिस्तान के दुष्प्रचार से बचा करके उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनमें भारत हित की भावना को मजबूत करना, ये जो है सेना का मार्गदर्शक कहा जाता है बीएसएफ को, क्योंकि बॉर्डर एरियाज जो है ना वहां पर युद्ध के समय सेना काम करती है, ये उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। लेकिन जब युद्ध नहीं हो रहा होता तब बीएसएफ फ्रंट रनर रहता है वहां पर, ठीक है। सेना की इतना कोई खास लेना देना नहीं होता, जब भी सेना को वहां पर लाना है, जरूरत कर पड़ेगी तो ये मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। तो लगभग 2.5 लाख से 2,60,000 के आसपास इसके पास मैन पावर है, ठीक है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हेल्प करते हैं, एनडीआरएफ में भी काम करते हैं, यानी आपदा प्रबंधन के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एकमात्र बल है जिसके पास अपना ऊंट का दस्ता है, ऊंट दस्ता, ऊंटों के ऊपर चलने वाला दस्ता। क्योंकि इनकी भारत की और सीमा की अगर हम देखेंगे ना तो आपको मैं मैप पे दिखाता हूं, तो राजस्थान भी लगता है यहां पर। ये मैप देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा को आप देखोगे तो गुजरात, कच्छ के रण के साथ साथ राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब इसके क्षेत्र में लगते हैं। यहाँ पर बर्फीली पहाड़ियां हैं, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, यहाँ पर खेत खलियान हैं, यहाँ पर रेगिस्तान का सब खुला इलाका है, यहाँ पर कच्छ का रण है, दलदल है। तो अलग अलग प्रवृत्ति की सीमाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में कच्छ के रण में और यहाँ पर रेगिस्तानी इलाकों में सीमा के ऊपर गश्त करने के लिए ऊंटों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऊंट का दस्ता अलग से बीएसएफ के लिए बनाया गया। ये अकेला बल है जिसके पास ऊंट का दस्ता है। यहाँ पर आप एक मूवी देखना, उस मूवी का नाम होगा बॉर्डर अगर आपने देखी होगी, सनी देओल की है, सारे मल्टी स्टारर हैं, गाने ना, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे। तो हमारे सैन्य बलों की जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको उन गानों से उनसे समझ में आएगा, कितना ज्यादा वो उनको अपने परिवार से अलग रह करके काम करना पड़ता है, कितना वो भी चाहते हैं परिवार के पास जाकर के रहना, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए वो अपना परिवार, घर बार सब कुछ छोड़ करके सीमा पर रक्षा करने का काम कर रहे हैं। वो गाना सुनते ही एक अंदर से एक रोंगटे खड़े करने वाली फीलिंग आती है, एक अलग लेवल की। एक और भी गाना है, तो चलूं ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, है ना, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं, और संदेशे आते हैं। ये बेहतरीन किस्म के एक अलग लेवल की गजब की देशभक्ति की भावना जो है ना वो भर जाती है। मैं तो हर बार जब भी ये फिल्म देखता हूं, मतलब हर साल एक दो बार जरूर देख लेते हैं। एक अलग लेवल की चीजों के बारे में समझ पैदा होती है। उस फिल्म में एक कैरेक्टर थे सुनील शेट्टी नाम का, अगर आप जानते हो वो सुनील शेट्टी नाम का, आप वो जब अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी तो आप देखोगे कि सुनील शेट्टी को जब उनकी एंट्री दिखाई जाती है तो वो क्या होता है कि लेटे रहते हैं, और उनके ऊपर लेटे लेटे इतने बेसुध होकर के सो जाते हैं कि वहां पर रेगिस्तान होता है, मिट्टी, हवा के साथ मिट्टी आती है तो मिट्टी भी उनके ऊपर लेट जाती है, और वो एकदम से उठते हैं एकदम मिट्टी झटकाते हुए, है ना, ये धरती मेरी माँ है, इस तरीके का डायलॉग मारते हैं ना। तो वो बीएसएफ के अधिकारी होते हैं। ऊंट के ऊपर उस टाइम देखना कि वहां पर ऊंट के ऊपर बैठ करके वो गश्त करते हैं, उस रेगिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादियों को पकड़ते हैं, जासूसी करते हैं, है ना, सीमा के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो वो जो ऊंट का प्रयोग किया जाता है वो उधर आपको देखने को मिलेगा, ऊंट के दस्ते का। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। तो एक तो बहुत जटिल कार्य तो है ही, और इसके साथ साथ चुनाव ड्यूटी और कानून व्यवस्था को स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ये निभाता है बीएसएफ, ठीक है। यहां पर बांग्लादेश की सीमा पर और पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमा पर इसलिए क्योंकि ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में 1971 में बांग्लादेश बना, तो इसके लिए हमने कोई अलग से विशेष बल नहीं बनाया, बीएसएफ को ही हमने बांग्लादेश की सीमा का दायित्व भी दे रखा है। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा का दायित्व जो है वो बीएसएफ उठाता है, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं।
इनके बारे में मैंने जानकारी दे दी। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, सुरक्षा की पहली पंक्ति, क्योंकि हम अब वर्तमान में सबसे ज्यादा खतरा मानते हैं वो पाकिस्तान के साथ ही मानते हैं। कुछ ना कुछ घटनाएं, छुटपुट हरकतें जो है वो यहां पर करता रहता है, ठीक है। और इस चक्कर में उनसे बचने के लिए यही एक तरीका है कि बीएसएफ वहां पर सक्रिय होकर के बेहतर तरीके से कार्य करे, तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। तो अब ये तो हो गई सुरक्षा की बात, सीमाओं की सुरक्षा की बात, ठीक है। हमने आंतरिक सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ बना लिया, चीन भारत सीमा के लिए आईटीबीपी भी बना लिया, नेपाल भूटान भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए हमने एसएसबी बना लिया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सुरक्षा के लिए हमने ये बना लिया बीएसएफ। अब उसके बाद समय के साथ साथ ये आवश्यकता महसूस हुई, ये देखा जाने लगा कि हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके निशाने पर हमारे देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, वो उनके निशाने पर आ गई हैं। अब वो सीमा पार युद्ध तो करते हैं, उसके अलावा वो आंतरिक रूप से भी भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और आंतरिक रूप से कमजोर करने का तरीका है कि भारत के विकास को ठप कर दिया जाए। तो भारत के जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं, अगर उन पर हमला करके उनको ठप कर दिया जाए तो भारत के अंदर अपने आप वैसे ही तबाही मच जाएगी। तो आ गया कि यार कि भारत की जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और उनकी रक्षा करने के लिए भी एक अलग से फोर्स बनानी पड़ेगी जो केवल इनकी ही रक्षा का काम करे। हम बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन में उस समय चले गए थे। 1960 के दशक में हमने बहुत सारे परिवर्तन किए, इतने सारे बलों की स्थापना जो हुई वो 1960 के दशक में आपको देखने को मिलती है। इवन बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी 1960 के दशक में, और कई सारी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसीज भी 1960 के दशक में बनी। तो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1960 का दशक जो है वो बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, जिसमें हमने अपनी सुरक्षा को पाबंद करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, विशेषज्ञता की तरफ हम अग्रसर हुए। ठीक, आपसे कई बार सवाल आ जाएगा, आंतरिक सुरक्षा में सवाल दे देंगे कि 1960 का दशक भारत की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत की आंतरिक सुरक्षा के खतरों को देखते हुए कथन का स्पष्टीकरण दे या विश्लेषण करें। तो ऐसे में अधिकतर लोग सीधे डायरेक्ट युद्ध का बात करेंगे 1960 के दशक में कि 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, बाकी चीजें भूल जाएंगे। बाकी चीजें डालने के लिए है ही नहीं, कंटेंट डालेंगे कहां से, तो नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन आप लोग अगर क्लास ले रहे हैं, जिंदा हैं, क्लास के अंदर जीवित हैं, तो आप लोगों से बेहतर उत्तर कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सारा मटेरियल है दिमाग में। क्योंकि 1960 के दशक में आपने देखा कि आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, इवन रॉ की स्थापना वो भी आप देखोगे यहीं पर ही, सीवीसी की स्थापना भी आप इसी समय में देखोगे, ठीक है। और इसी समय आईबी के कार्यों का विभाजन भी देखोगे, एजेंसीज जो पढ़ोगे उनमें आप आगे जाकर के देखोगे। इसी दशक में सीबीआई का भी, जो पहले सीबीआई का नाम नहीं था, सीबीआई का नाम दिया गया और भी उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए। तो 1960 के दशक में बहुत सारे संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के। तो ऐसे ही सीआईएसएफ का भी गठन जो किया गया वो 1960 में किया गया। 1969 में, 1969 में सीआईएसएफ का गठन किया गया, ठीक है, 1969 में किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसको कहा जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। आप में से जो भी लोग सीएपीएफ का एग्जाम देने जाते हैं, तो सीएपीएफ का एग्जाम देते टाइम जब आपसे प्रायोरिटी पूछी जाती है किसी एग्जाम में कि भैया आपको क्या प्रायोरिटी चाहिए, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, तो अधिकतर लोग असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं वो सीआईएसएफ को रखते हैं। क्योंकि सीआईएसएफ की जॉब ऐसी है जिसमें आपको जान का खतरा सबसे कम है। बाकी सीएपीएफ के मुकाबले सबसे कम जान का खतरा जो है वो सीआईएसएफ में है। हालांकि काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा काम है जिसमें आपको केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, आपको बहुत रेयर मामलों में ही कुछ कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ता है। सीआरपीएफ के मुकाबले बहुत आसान जॉब हो जाती है। तो सब लोग, जब भी आप देखोगे जब एग्जाम होता है ना, यूपीएससी कंडक्ट कराती है असिस्टेंट कमांडेंट का, तो जब उसकी मेरिट लिस्ट लगती है
तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरिट वालों को सीआईएसएफ में भेजा जाता है, क्योंकि वो पहुंचते, मांगते, डिमांड करते हैं सीआईएसएफ का। अधिकतर लोग सीआईएसएफ में ही जाना चाहते हैं, तो उनकी मेरिट हाई जाती है। ठीक है, तो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। तो इस पर भी प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो गृह मंत्रालय का है। ठीक है, गृह मंत्रालय का है। स्थापना का कारण वही था कि जो सरकार के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयां हैं, है ना, सरकार के स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा। ठीक है, ये रहा। मुख्य कार्य की अगर हम बात कर लें तो सेम वही, इसका मोटो अगर आप देखोगे, उद्देश्य देखोगे तो वो है संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। बेसिकली सुरक्षा प्रदान करने वाला एक बल है, संरक्षण एवं सुरक्षा। इनके मोटो से ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, है ना, परमाणु संयंत्र, इनकी रक्षा करना। इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं, हवाई अड्डे हैं, है ना, उनकी रक्षा करना। बंदरगाह, ठीक है, हवाई अड्डा, मेट्रो। आप देखोगे अब अगर आप दिल्ली मेट्रो में अगर आप लोग जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मेट्रो की सिक्योरिटी में भी सीआईएसएफ होती है। अगर प्लेन में जाते होगे, एयरपोर्ट में जाकर के देखोगे तो वहां पर भी सिक्योरिटी में जो सबसे ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे वो आपको सीआईएसएफ के ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर मिलेंगी। अभी इनके लिए एक और बदलाव कर दिया गया है सीआईएसएफ के अंदर कि अगर कोई व्यापारिक, जो प्राइवेट व्यापारिक घराने हैं, प्राइवेट निजी व्यापारिक इकाइयां हैं, अगर वो भी सुरक्षा चाहती हैं तो सीआईएसएफ को पेमेंट दे करके, पैसा दे करके, एक्स्ट्रा पैसा दे करके वो इनकी सुरक्षा, इनकी सिक्योरिटी ले सकती है सरकार के माध्यम से। तो इसीलिए आप देखोगे जैसे दिल्ली मेट्रो है वो पीपीपी, ट्रिपल पी के मॉडल पर है। एयरपोर्ट दिल्ली मेट्रो भी ट्रिपल पी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी है, या ऐसे क्षेत्र जहां पर निजी क्षेत्र का ही काम है, वहां पर भी सीआईएसएफ आपको देखने को मिलती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। और इनको इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास अपना एक अग्निशमन दल भी होता है, ठीक है, फायर ब्रिगेड भी इनके पास अपनी खुद की एक होती है। एक तरीके से हर तरीके की समस्याएं जो औद्योगिक इकाइयों में हो सकते हैं उनसे निपटने का इनको ट्रेनिंग दी जाती है। कि रासायनिक आपदा आ गई, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है वो होने लग गया, वो वहां से रिसाव होने लग गया, ठीक है, किसी हवाई अड्डे पर हाईजैक करने के लिए हाईजैकर्स आ गए, ठीक। तो इन सब चीजों से निपटने की इनको ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। इसके साथ साथ नक्सलवादी प्रभावी क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हैं, सरकार नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों को नक्सलवादियों के प्रभाव से दूर करने के लिए विकास के कार्य करती है, डेवलपमेंट के कार्य करती है। और वहां पर डेवलपमेंट करके ही उस क्षेत्रों का विकास किया जा सकता, डेवलपमेंट करके ही उन क्षेत्रों को नक्सल के प्रभाव से दूर किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट के लिए वहां पर बहुत सारी अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है। तो उन अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए भी सीआईएसएफ को भेजा जाता है, वो जाकर के वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। लगभग 1.5 लाख के आसपास इनमें मैन पावर है और 300-400 के करीब औद्योगिक इकाइयों को ये सुरक्षा जो है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। इनके पास अपना एकमात्र ऐसा बल है, जैसे आपने बीएसएफ को देखा था, बीएसएफ एकमात्र ऐसा बल था जिसके पास अपना खुद का ऊंट दस्ता था। ऐसे ही सीआईएसएफ एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपनी खुद की अग्निशमन बल है, ठीक है, अपना खुद की का अग्निशमन बल है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो शांति मिशन है उनमें भी ये भूमिका निभाता है, ठीक। तो ये एक प्रमुख आपने यहां पर देखने को मिला। अब उसके बाद बात करते हैं आरपीएफ की। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोला जाता है, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल बोला जाता है, नाम से ही समझ जाएंगे। तो 1984 में लगभग 1984 के आसपास इसकी स्थापना की गई। उसका रीजन ये था कि भारत में
रेलवे को लेकर के बहुत ज्यादा मामले सामने आने लगे। ये महसूस किया जाने लगा कि रेलवे की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। यहां तक आने तक आप जिंदा हैं कि नहीं? हाउस द जोश, जोश है कि नहीं? ये गायब बोलिए सब लोग। देखिए क्लास जो है मैराथन सेशन है, लंबा सेशन रहेगा, लंबा सेशन चलेगा, तो मैराथन की तरह ही हम लेंगे इसको। बीच में जब मैं एक बार सारी ये सिक्योरिटी फोर्सेस करवा लूंगा, उसके बाद मैं जरूर आपको एक ब्रेक दूंगा, आधा 1 घंटे का, ठीक है। उस आधे 1 घंटे के ब्रेक के दौरान ये क्लास बंद रहेगी, उसके बाद दोबारा से रिज्यूम कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। चलिए, तो अब आरपीएफ को अब ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसको रेल मंत्रालय जो है, रेलवे मिनिस्ट्री जो है रेल मंत्रालय के अधीन रहता है। ये रेल मंत्रालय के अधीन है। स्थापना का इसका प्रमुख कारण जो था, रेल की संपत्ति की सुरक्षा करना था, है ना, रेल संपत्ति की सुरक्षा करना। ये महसूस किया जाने लगा कि 1980 का दशक आते आते भारत में परिवहन का सबसे बड़ा साधन जो था वो रेलवे था। व्यापार के लिए भी जो उसका प्रमुख पहिया था रेलवे ही था। तो रेलवे के पास संपत्ति बहुत थी। उस संपत्ति के ऊपर समय के साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, ठीक है। रेलवे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने लग जाते हैं, अवैध कब्जा करते, अवैध तरीके से बेच देते, अवैध धंधे चलाते। रेलवे में चोरियां, डकैतियां वो बहुत ज्यादा होने लगी, यात्रियों से लूटपाट होने लगी, उनके साथ सही तरीके से उनको सुरक्षा का खतरा होने लगा। रेलवे की पटरियां उखाड़ दी जाती, रेल का एक्सीडेंट हो जाता। ये ऐसी समस्याएं जो है बहुत ज्यादा होने लगी। तो ऐसे में महसूस किया जाने गया कि भाई इन सब चीजों से निपटना है ना, तो एक अलग से डेडिकेटेड बल बनाना पड़ेगा जो केवल रेलवे के लिए काम करे, बाकी कोई काम ना करे। क्योंकि बाकी सारे बल देखोगे वो 10 अलग अलग जगहों पे उलझे हुए हैं। ऐसे में उनको जब जरूरत पड़ती है तब हम बुलाते हैं कि यार कि रेल की पटरी उखाड़ ले गए, बम विस्फोट हो गया रेल के अंदर, है ना, रेल की संपत्ति पर कब्जा हो गया, किसी को भेज दो हमारे पास, कोई कब्जा छुड़वा दे। तो बड़ी विकट स्थिति थी। इसीलिए एक अलग बल की आवश्यकता हुई। तो 1980 के दशक में एक बल की स्थापना की गई जिसको आरपीएफ बोला जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, अवैध कब्जा हटाना, है ना, अवैध कब्जे को हटाना, अवैध कब्जा रोकना, है ना, यात्रियों को सुरक्षा देना, यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। ये सारी की सारी, और इनके पास ये राइट है, इनके पास ये अधिकार है। आवाज आ रही है मेरी? इनके पास ये अधिकार है, इनके पास ये राइट है कि ये बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि उसने रेलवे की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है या वहां पर कोई नियंत्रण में, भीड़ नियंत्रण में या यातायात में किसी तरीके का जो है व्यवधान डालने की कोशिश करता है। ये है। तो ये रहा। इसके बाद अगले पर चलते हैं, एनएसजी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आपने नाम सुना होगा, काफी सारे लोग जानते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना जो है 1984 में होती है, 1984 में होती है। उसका रीजन क्या होता है समझिए। 1990 के दशक में भारत, 1980 के दशक के अंदर भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है। देखो, पाकिस्तान 1965 का युद्ध भारत से हार चुका था, 1971 का युद्ध भारत से हार चुका था। ऐसे में पाकिस्तान को यह चीज तो समझ में आ गई कि सीधे युद्ध में हम भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, भारत से जीत नहीं सकते। तो इसलिए उसने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अपनी रणनीति में परिवर्तन करते हुए उसने ये डिसाइड किया कि अब हम भारत को आंतरिक रूप से कमजोर करेंगे। और आंतरिक रूप से कमजोर करने के लिए उसने क्या किया, भारत में आतंकवाद फैलाना शुरू किया। छद्म युद्ध जिसको बोला जाता है, ठीक है, प्रोक्सी वार छेड़ने की उसने की कि हम डायरेक्ट तो युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी भारत को की जड़ों को कमजोर करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। और उस प्रोक्सी वार के तहत उसने सबसे पहले टारगेट किया पंजाब को, और पंजाब के माध्यम से उसने बहुत बड़ी संख्या में ड्रग्स को, हथियारों को, आतंकवादियों को भारत में भेजा, भारत की आंतरिक व्यवस्था खराब करने के लिए। 1980 के दशक में बहुत तेज गति से भारत में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी। आतंकवादियों का
बोलबाला होने लगा। पंजाब में ड्रग्स और हथियार, घर घर में ड्रग्स और हथियार जो है वो वहां पर बिकने लगे। उड़ता पंजाब अगर आपने मूवी देखी है तो वैसा ही हाल था, उड़ता पंजाब जैसा ही। तो उस समय ये महसूस किया गया कि यार ये आतंकवादी घटनाएं जो है ना, 1984 में कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुई। उन आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए है आपको एक स्पेशल फोर्स चाहिए, एक स्पेशल बटालियन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एनएसजी की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना की गई। 1984 में एक और घटना भी हुई थी, आप देखेंगे इंदिरा गांधी की, हमारे पीएम, हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा। तो जब उनकी हत्या कर दी गई तो उस टाइम एनएसजी की भूमिका जो है ना वो एक संदेहास्पद भूमिका बनी। लेकिन फिर भी इनको जिस तरीके की ट्रेनिंग दी गई उसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य जो था वो आतंकवादी खतरों से निपटना था। हवा में हो, जमीन में हो, अपहरण से निपटना था, बंधकों को छुड़ाना था। तो बहुत सारे उस समय फिरौती की घटनाएं वो होने लगी। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना प्रशासनिक नियंत्रण, तो एनएसजी जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका पर प्रशासनिक नियंत्रण है गृह मंत्रालय का। इसमें अधिकतर कार्मिक जो है वो डेप्यूटेशन पर आते हैं, प्रतिनियुक्ति पर आते हैं। यानी कि अलग अलग जो बल है ना, अलग अलग सीएपीएफ के बल हैं या पुलिस से हैं या हमारे मिलिट्री फोर्सेस से हैं, वहां से डेप्यूटेशन पर, प्रतिनियुक्ति पर यहां पर लाया जाता है। इनका प्रमुख काम जो होता है, प्रमुख काम है कि आतंकवादी घटनाओं से सुरक्षा। आप देखते होंगे जहां पर भी बम ब्लास्ट होता होगा तो वहां पर एनएसजी कमांडो पहुंचते हैं। जहां पर किसी को अपहरण करके ले गया तो एनएसजी कमांडो वहां पर पहुंचते हैं उनको अपहरणकर्ताओं से, उनको छुड़ाने के लिए, है ना। तो जैसे कि बंधकों को छुड़ाना, बंधकों को छुड़ाने का काम हो गया, है ना। बम विस्फोट जो है या बम निरोधक कार्यवाही जिसको बोलते हैं, बम को डिस्फ्यूज करना। कहीं खबर मिली कि यहां पर इस क्षेत्र में बम है तो वहां पर तुरंत एनएसजी कमांडो जो है वो पहुंचते हैं। बेसिकली आतंकवाद से लड़ने के लिए, उनको मार गिराने के लिए, चाहे फिर वो हवा में हो, जमीन में हो, हर जगह पर इनको भेजा जाता है। कंप्लीटली अलग से इसकी कोई भर्ती नहीं होती है। सीएपीएफ की जब भर्ती निकलती है तो एनएसजी की भर्ती अलग से नहीं होती है। सीएपीएफ की भर्ती में देखोगे तो आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनके लिए भर्ती होती है, उन बलों के लिए। एनएसजी के लिए भर्ती नहीं होती है। एनएसजी जो है वो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, डेप्यूटेशन पर आते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस बल, उन सब से डेप्यूटेशन पर यहां पर लोग पहुंचते हैं और वो लोग मिलकर के कार्य करते हैं। और इनको एक तरीके से विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्ति, जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी दी जाती है कभी कभार। 2008 में जो मुंबई में जो हमला हुआ था मुंबई पर, उस हमले में इन्होंने, जो एनएसजी के कमांडोज थे, उन्होंने ब्लैक टोर्नेडो, साइक्लोन, इस तरीके के ऑपरेशन चला करके आतंकवादियों से बंधकों को छुड़ाया था, आतंकवादियों को पकड़ा था। तो एनएसजी बेसिकली आतंकवाद विरोधी एक बल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया एनएसजी की। अब बात करते हैं एसपीजी की, विशेष सुरक्षा समूह, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी खासियत जो है आपको मैं बताता हूं। ये एक अलग किस्म का, खास किस्म का बल है। इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई। 1988 में इसकी स्थापना हुई। हुआ क्या कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एनएसजी की भूमिका के ऊपर ये मामला उठने लगा कि यार कि एनएसजी जो है ना, उसको आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया जरूर है, लेकिन अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, खास करके बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, जो देश के राजनेता, उनकी सुरक्षा का काम भी अगर इनको दे रहे हैं तो वो दोनों कामों में उलझ जा रहे हैं। ऐसे काम के लिए एक स्पेशल बल की आवश्यकता है जो केवल इन व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करे, खास करके भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों को। तो इस उद्देश्य से इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से ही इस चीज की
वो चल रही थी कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवारों को सुरक्षा दी जानी जरूरी है भारत में, तो इसलिए एसपीजी का गठन जो है वो हुआ। ठीक है, प्रशासनिक नियंत्रण ये ध्यान रखना, इसके ऊपर कैबिनेट सचिवालय करता है। कैबिनेट सचिवालय जो है इसका प्रशासनिक नियंत्रण यहां पर रहता है। ठीक है, स्थापना के कारण वही जो मैंने आपको बता दिया, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से ही। इसमें भी सेम पहले जो, अब इसके अंदर थोड़ा सा बदलाव हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले इसका मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके परिवार, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और एवं उनके परिवार, उन सबको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन हाल फिलहाल में एसपीजी की इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब इसका प्रमुख उद्देश्य जो है, प्रमुख कार्य जो है, जो वर्तमान सीएम है, वर्तमान पीएम एवं उसका परिवार एवं उनका परिवार, इनकी सुरक्षा करना और भूतपूर्व जो है पीएम की सुरक्षा करना। बस भूतपूर्व पीएम के परिवार की सुरक्षा करना नहीं। इसीलिए आप देखोगे एसपीजी की सुरक्षा को वापस ले लिया गया था प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से। इस चीज का बड़ा ही पॉलिटिकल मुद्दा, बहुत ही बड़ा ही पॉलिटिकल विवाद भी बना था। ठीक है, क्लियर? तो उसका रीजन यही था कि अब स्पेशलाइज्ड ये माना जाता है कि इसका काम केवल पीएम की सुरक्षा देना, उसकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये है। अब इसमें भी आप देखोगे तो सभी प्रतिनियुक्ति पर, डेप्यूटेशन पर ही आते हैं। जो अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं या आरपीएफ है, वहां से कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर, डेप्यूटेशन पर जो है वो यहां पर लेकर के आया जाता है, अलग से भर्तियां नहीं होती हैं। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे। कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी, वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं।
एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए हाई सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।